मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैंने बार मंच से कहा भी था कि अब बार में राम राज्य है। इस बार को पहली बार कोटा केबिन का कॉन्सेप्ट दिया। आज तक 1 इंच लैंड सरकार ने नहीं दी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए ही मैं आपसे कह रहा था कि एक स्थायी कमेटी, जब हम नहीं बने थे तो हमें भी शायद ऐसा लगता था कि बार काउंसिल मेंबर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब पिछले 6-7 साल से मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बार काउंसिल के अंदर कोई पैसे का घपला हुआ है। अगर होता तो हमारी नॉलेज में जरूर होता। अगर आप किसी भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लॉयर से ये कहेंगे कि हाई कोर्ट का बेंच गुड़गांव जा रहा है, तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हाई कोर्ट बेंच साउथ हरियाणा में लाई जाए। लेकिन जब इस विषय पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहला जो अपोजिशन था वो बार काउंसिल मेंबर्स का ही, तो 14 लोग आपके साथ चाहिए, तब आप कोई प्रस्ताव पास कर आगे भेज सकते हैं। अगर 2 हाई कोर्ट्स की डिमांड है, वो डिमांड तो सरकार के हाथ की बात है। ये लॉयर्स मांग रहे हैं। मैं कहूंगा कि सरकार की निष्क्रियता रही। 2 चीजें हैं, 2 चीजों में सरकार लॉयर्स के साथ खड़ी हो सकती थी। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, 200 करोड़ रुपए शायद योगी बाबा ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दिया था लॉयर्स की मदद करने के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा को 1 पैसे की मदद नहीं की थी उस कोरोना के समय में। मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, नहीं पता मुझे कि उनकी क्या कारण रहे होंगे क्या नहीं रहे होंगे, लेकिन जो काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमने पिछले जो खट्टर साहब थे उनको भी बार काउंसिल के अंदर बुलाया, नायब सिंह सैनी जी को भी बुलाया था। वोट वाइज कह रहा हूं मैं कि वो क्या कमाने वाले हैं, और अगर नहीं सोचते तो लॉयर्स आगे सोचेंगे उनके बारे में। ऐसा थोड़ी है। ये बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसमें क्या छूट गया, क्योंकि तैयारी आप करके आए हुए हैं कि आपने मुझसे क्या पूछना है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैंने ये सोचा नहीं कि मुझे क्या क्या जवाब देने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं अजय चौधरी जी। आप लगभग 26 साल से वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो आज हम सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे सर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं अजय चौधरी, गुड़गांव बार एसोसिएशन में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन 1999 में करवाया था। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था और उसके बाद से अपनी सेवाएं इस बार में देता आ रहा हूँ। इस प्रोफेशन की नज़ाकत को, इस प्रोफेशन की अहमियत को समझते हुए मैं इस प्रोफेशन में आया। मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई और लॉयर नहीं था, मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। उसके बाद 2010 में मैंने बार में सेक्रेटरी के पद पर इलेक्शन जीता। बार ने मुझे बहुत अच्छे मतों से जिताया और मैं सेक्रेटरी बना। उसके बाद जो मैंने काम वहां पर किए, उस समय जब मैं दोबारा से प्रधान के पद पर लड़ा 2018 में, तो मुझे बार ने प्रधान बनाया और उसी साल मैंने बार काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन लड़ा और उसी साल मुझे बार काउंसिल के मेंबर के पद तक पहुंचाया मेरी बार ने। तो मैं अपनी बार का हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूं कि एक नन्हे से परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले बच्चे को उन्होंने इस तरह अपने हाथों में लिया और सचिव के पद पर, प्रधान के पद पर और बार काउंसिल मेंबर के पद पर पहुंचाया। मैं 2021 में शायद बार काउंसिल का सेक्रेटरी भी रहा, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल का, और तब से लेकर अब तक, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इस लॉ प्रोफेशन में, निरंतरता से मैं अपने साथियों की मदद करता आ रहा हूं। तो काफी लंबे समय से सर आप वकीलों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुखिया के रूप में भी और अन्य दायित्व निभाते हुए भी। तो सर, मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। सर, इतने समय से आप इस पेशे से जुड़े रहते हुए आप वकीलों का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए, तो अभी क्या सोचकर आपने दोबारा से एज ए कैंडिडेट अपने आप को चुना है? एक बात तो सही है कि जब आप एक पद पर आते हैं तो जो आप अपने आप से उम्मीदें करते हैं, उन उम्मीदों को आप मीट आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा लक्ष्य होता है किसी भी पद पर रहने के बाद। तो मुझे लगा कि जब भी मैं किसी पद पर आया, मैंने उस पद के साथ न्याय किया। जब मैं सेक्रेटरी बना था उस समय हमारी बार में जो बैठने की व्यवस्था थी, लॉयर्स टीन शेड के नीचे बैठते थे। आज आप देखेंगे कि गुड़गांव कोर्ट के अंदर जो कोटा केबिन की प्रक्रिया शुरू हुई, वो मेरे समय में शुरू हुई। मेरे साथ मीर सिंह प्रेसिडेंट थे। हम दोनों लोगों ने मिलकर इस बार को पहली बार कोटा केबिन का कॉन्सेप्ट दिया और लगभग हमने 250 कोटा केबिन चैम्बर्स उस समय बनाए। अगर सब कुछ ठीक रहता तो शायद बार में किसी भी अधिवक्ता के पास ऐसी जगह ना होती कि वो टीन शेड में बैठे। और मेरा पीरियड अगर प्रॉपर चला होता उस समय, क्योंकि एक स्ट्राइक हुई थी उस समय, तो उसमें काम में व्यथा पड़ी थी। अदरवाइज मेरी कोशिश थी कि मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लॉयर को बिना कोटा केबिन के ना छोड़ूं। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना
प्रेसिडेंट जब मैं बना तो उस समय लोगों को ये लगता था कि शायद जो स्ट्राइक सेक्रेटरी के टाइम पे हुई थी, वो सेक्रेटरी के टाइम वाली स्ट्राइक दोबारा से गुड़गांव बार के अंदर आएगी। लेकिन मैंने जिस दिन बना उस दिन ये निर्णय लिया था अपने आप से कि मेरी बार के अंदर किसी भी वकील की या किसी भी जज की किसी भी समस्या को मैं नहीं होने दूंगा, और बेंच और बार का कोऑर्डिनेशन जो है वो सुचारू रूप से चलाऊंगा, ताकि न्यायिक प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे, ना लोगों को कोई प्रॉब्लम आए, ना लॉयर्स को कोई प्रॉब्लम आए, ना जुडिशरी को कोई प्रॉब्लम आए। तो वो जो मेरा पीरियड था उस पूरे साल के अंदर बार के अंदर एक भी स्ट्राइक नहीं हुई। मैंने एक नोटिस दिया था अपनी बार के लोगों को, नोटिस के माध्यम से मैंने पूछा था अगर किसी भी वकील को कोई समस्या है किसी जुडिशियल स्टाफ से, किसी जज से, या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो मुझे आए और आकर बताएं, लिखित में दें, ताकि मैं उन समस्याओं को दूर कर सकूं। लेकिन इत्तेफाक की बात, उस पूरे पीरियड में एक भी रिटर्न कंप्लेंट किसी भी जज की या किसी भी जज के द्वारा किसी वकील की बार के पदाधिकारियों के पास नहीं पहुंची। मैंने बार मंच से कहा भी था कि अब बार में राम राज्य है, और उसके बाद मुझे बार ने बार काउंसिल के पद पर भेजा। बार काउंसिल के पद पर जाने के बाद पता लगा कि जो हम गुड़गांव शहर के लिए कर रहे थे, गुड़गांव के वकीलों के लिए कर रहे थे, कि बार काउंसिल का पद उससे एकदम डिफरेंट है। बार काउंसिल के अंदर हमारी जो मेन काम है, हमारे अपने अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर की समस्याओं को देखना कि हम उनके क्या वेलफेयर कर सकते हैं, हम किस तरह से किन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन ऐसे लॉयर्स हैं जिनको हम, जो इस लॉ प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है, उनको हम किस तरीके से लीगल प्रोफेशन के इथिक्स समझा सकते हैं, किस तरह से हम लीगल गाइडेंसेस दे सकते हैं। इन सब चीजों पे काम किया हमने। और कोरोना के समय में, जिस समय कोरोना का समय आया, उस समय सेक्रेटरी था मैं बार काउंसिल का, हमने फाइनेंशियल मदद बहुत की लॉयर्स की। बार काउंसिल की तरफ से करोड़ों रुपया लॉयर्स को दिया गया ताकि उनका घर चल सके। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे थे जिनका परिवार सक्षम नहीं थे, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई। जो लॉयर्स कोरोना के समय में एक्सपायर हुए, उनके परिवारों को फाइनेंशियल मदद की गई। इन सब मदद के बाद भी आज भी मुझे लगता है कि बार काउंसिल में रहने वाले कुछ कार्य हमारे अधूरे रहे। और जब आदमी कई बार ये सोच लेता है कि मुझे अब आगे नहीं लड़ना है, या मैं जो चाहता हूं वो पूरा कर चुका हूं, तो उसको लड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अभी कुछ काम ऐसे हैं जो बाकी हैं। उन बाकी कामों को करने के लिए मुझे बार काउंसिल में दोबारा से इलेक्शन लड़ना है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो उम्मीदें मैंने अपने आप से की थी, मैं उन उम्मीदों को पूरा कर सकूं। जो उम्मीदें मेरे साथी मेरे साथ करते हैं, मैं उन उम्मीदों पर भी खरा उतर सकूं। तो सर, आप काफी लंबे समय से हमारे अधिवक्ताओं को जो है उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जैसा आपने बताया, तो उनमें से कोई 3 प्रमुख समस्याएं जो आपको लगती हैं वो प्लीज एक बार बताएं। अपनी गुड़गांव बार का लीडर होने के नाते आज की डेट में अगर गुड़गांव बार की समस्याओं को देखें तो उनमें सबसे बड़ी समस्या लॉयर्स चैम्बर की है। और इस समस्या को पिछले 6 या 7 साल से लोग एड्रेस कर रहे हैं। ना तो अभी तक बार के लीडर्स जो बने, शायद जब मैं प्रेसिडेंट था उस समय बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा का मैं मेंबर भी बन गया था, और मार्च 2019 में ये डिसाइड हुआ था कि बार काउंसिल जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं हमें 8 एकड़ लैंड देंगे बार एसोसिएशन को, ताकि उनके ऊपर लॉयर्स चैम्बर बनाए जा सके। लेकिन उसके बाद अचानक से चीजें बदलती गई। शायद जमीन की कीमत गुड़गांव में बहुत ज्यादा है, सरकार देना नहीं चाहती है, इस कारण से वो जगह जो है वो कम होती गई। तब मुझे लगा कि शायद हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाए। तब मैंने एक सजेशन दिया था अपनी बार के प्रेसिडेंट को पिछली बार कि बार की एक कमेटी बनाई जाए जो इस चैम्बर्स की समस्या को सुलझाने के लिए बनाई जाए। कितनी लैंड चाहिए, कितने हमारे लॉयर्स हैं, हमें कितने चैम्बर्स चाहिए, और कितने समय तक हम इस प्रॉब्लम को मेंटेन कर पाए, सॉल्व कर पाए कि आने वाले 20 साल तक हमें सरकार की तरफ या जुडिशरी की तरफ ये ना देखना पड़े कि हमारे को चैम्बरों की कमी हो। हमारे गुड़गांव बार के अंदर आज की डेट में लगभग 500 लॉयर्स हर साल आते हैं, और आते ही सबसे पहली बात बार के लीडर्स से उनकी ये होती है कि भाई हमें बैठने के लिए जगह चाहिए। ठीक बात है, बैठने के लिए जगह चाहिए, लेकिन कितनी जगह हमारे पास हो कि हम आने वाले 10 साल तक अपने साथियों को जगह भी दे पाएं, उन्हें एडजस्ट भी कर पाएं, और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी उनको एडजस्ट कर पाएं। तो ये एक बड़ी समस्या गुड़गांव बार के लिए थी जो अब तक अनएड्रेस रही,
कोशिश करेंगे कि इस बार की एक कमेटी बने, जो स्थायी कमेटी हो, जिसको ये पता हो कि हमें कितने चैम्बर्स चाहिए और क्या हमें मांगना है और किस तरह से लड़ना है। ऐसा ना हो कि अब की बार प्रेसिडेंट चेंज हुए, अगला प्रेसिडेंट कुछ और करने लगा, फिर उससे अगला प्रेसिडेंट आया वो कुछ और करने लगा। तो एक स्थायी कमेटी हो जिसके विजन क्लियर हो, जिसको ये पता हो कि हमें क्या चाहिए। तो ये हमारी बार की समस्या। इसके अलावा अगर आप जनरल समस्या पंजाब हरियाणा की कहेंगे तो एक मोटी समस्या जो है वो लॉयर्स की इस समय लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत बड़ी समस्या है कि वो लागू नहीं हो पा रहा है। हमारी बार काउंसिल ने भी उसको ड्राफ्ट करके भेजा हुआ है। कोशिश रहेगी कि इस बार वो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो। इंश्योरेंस का भी हमारे लॉयर्स के साथ बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत कम पैसा हम फंड्स में है हमारे पास, क्योंकि अब फीस जो है बार काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 750 रुपए हो गई है। और इसके अलावा बार काउंसिल के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करते थे तो लॉयर का साथ के साथ ही इंश्योरेंस भी होता था 2000 रुपए में। अब वो 2000 रुपए का इंश्योरेंस भी बंद हो गया है। तो किस तरह से हम लॉयर्स को इंश्योरेंस दे पाएं, उनकी फैमिलीज को इंश्योरेंस दे पाएं, सरकार से किस तरह से मदद ले पाएं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 लाख रुपए पर लॉयर फैमिली, मेडिक्लेम्स और डेथ क्लेम्स का हम इंश्योरेंस कवर करवा पाएं। इस पर काम चल रहा है। तो सर, जो 3 प्रमुख समस्याएं आपने ली हैं, वो 3 प्रमुख समस्याओं के लिए जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन था, लेकिन उसको आपने प्रमुख समस्याओं में लिया है, तो काफी अच्छी बात है ये अधिवक्ताओं के लिए। तो सर, इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि युवा जो हमारे साथी अधिवक्तागण हैं, उसके लिए आपका क्या विचार है? इसके साथ ही जो महिला अधिवक्तागण हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, उनके लिए क्या विचार हैं आपके? देखिए, 3 चीजें आपने मुझसे एक साथ जोड़ी हैं। इसमें युवा अधिवक्ता, इसमें फीमेल लॉयर्स और इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जनरली मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या फाइनेंशियल होती है, क्योंकि ये तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वक्त के साथ पैसा बढ़ता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है और इसमें रिटायरमेंट की एज आती नहीं है। और जनरली 99% जो लॉयर्स इस प्रोफेशन में आते हैं उनके थोड़ा सा अगर काम चलता है तो उनके बच्चे भी इस प्रोफेशन में आते हैं। तो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ियां चलती रहती हैं। तो सीनियर लॉयर्स को वैसे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल एड की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ती है, लेकिन फिर भी मेडिक्लेम्स और डेथ क्लेम्स उनकी फैमिलीज के लिए या किसी और पर्पस के लिए, मेडिक्लेम्स के लिए उनकी समस्या वहां पर है हर बार रूम में। और एक और बात है, इस प्रोफेशन के अंदर कोई रिटायरमेंट नहीं है। आदमी जब तक चाहे, जब तक हाथ पर चलते हैं तब तक काम कर सकता है। और उसके बाद भी एक पेंशन की स्कीम सोची जा रही है कि जिस समय वकील इस लेवल पे आ जाए कि भाई वो आ नहीं सकते और काम नहीं कर सकते, उस समय उनके पास कुछ फंड्स हो। ऐसी स्कीम बार काउंसिल ने चलाई थी, जिसमें 2300 रुपए का इंश्योरेंस था जब भी व्हेन अ लॉयर सीजेस टू बी अ लॉयर ईदर बाय लीविंग द प्रोफेशन और बाय डेथ। स्कीम लिए हुए 30 इयर्स हो गए हैं, तो फिर उनको 5 लाख रुपए बार काउंसिल देती। इसके अलावा आपने लेडी लॉयर्स के लिए कहा, लेडी लॉयर्स को भी जो बार में समस्याएं आती हैं वो एक प्राइवेसी की, एक प्रॉपर माहौल की, उनके बार रूम्स की, टॉयलेट्स की और एक अच्छे सानिध्य की, सीनियर्स की, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। लेडी लॉयर्स की अभी रिजर्वेशन की बात चली है, बार काउंसिल में भी लेडी लॉयर्स का रिजर्वेशन आ चुका है रादर। बार एसोसिएशंस में भी हम लोग बार काउंसिल की तरफ से कोशिश करेंगे कि जो 30% बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के अंदर रिजर्वेशन हुआ है वो बार एसोसिएशंस के अंदर भी हो और उन्हें एक ऐसा पद मिले जिससे वो बार के रिप्रेजेंटेशन लॉयर्स, लेडी लॉयर्स का बार में कर सके। रही बात जूनियर लॉयर्स की, उनको आते ही एक अच्छा सीनियर मिले, क्योंकि किसी ने कहा अगर गुरु अच्छा है तो आपका भविष्य अच्छा है। अच्छा सीनियर मिले, कुछ थोड़ा स्टाइफंड मिले। जैसे गुड़गांव जैसी बार है, इस बार के अंदर तो जो नए बच्चे आते हैं वो वेल टू डू हैं, सारी फैमिलीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन गुड़गांव से बाहर भी पंजाब हरियाणा के अंदर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बच्चों को, जो लॉयर्स आते हैं, नए लॉयर्स आते हैं, उनको कुछ स्टाइफंड की जरूरत है। ये सबको दिखता है, तो उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन जैसे चैम्बर के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो चैम्बर को लेकर के कुछ साल पहले जब सब डिविजनल पटौदी कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो उस समय एजी मसीह जो न्यायाधीश हैं, जो उस समय पे पंजाब हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे, उनसे जब चैम्बरों की सुविधा के बारे में पूछा गया, उनसे उसके लिए सहयोग के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास
सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कहाँ और कैसे, ये अगर अधिवक्तागण बता दें तो उनके लिए सुविधाएं दे दी जाएंगी। हालांकि एजी मसीह साहब अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, लेकिन वो समस्या ज्यों की त्यों है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे टाइम में तो पेड़ के नीचे खड़े होकर के एक टेबल पे 10-10, 20-20 अधिवक्ता एक साथ होकर के प्रैक्टिस करते थे, तो वो काम अभी भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं, तो चैम्बरों की नीड काफी महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। तो सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? जैसा कि उन्होंने बोला कि कहाँ और कैसे ये चीज जब जस्टिस साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब ने रख दी, तो बार इस बारे में क्या सोचती है सर? देखिए, जहां हम बैठे हैं ये ऐसी जगह है जहां पर लगभग 30 एकड़ का एक पैच है। जब मैं 2018 में इसका सर्वे किया था तो उस टाइम डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, उस समय खत्री साहब शायद डीसी थे, तो उस समय उन्होंने पूरा नक्शा जब दिखाया तो 30 एकड़ का पैच है, जिनमें से 7 एकड़ के अंदर 7 पॉइंट समथिंग के अंदर हमारा न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जिस कॉम्प्लेक्स में हम बैठे हैं ये 8 एकड़ लैंड है। इस 8 एकड़ लैंड को उस समय लॉयर्स को देने की बात हुई थी। इसके अलावा भी कुछ लैंड खाली है। बार एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं ये पूरे पंजाब हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम देने वाली बार है। और गुड़गांव शहर शायद हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। इस शहर के लॉयर्स के पास छोड़ दें तो बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में चैम्बर्स के लिए लैंड है और चैम्बर्स बन चुके हैं। एक सिर्फ गुड़गांव ऐसा शहर है जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, जिसके अंदर 11,000 लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं बार के अंदर, और 7800 वोट्स तो हमारी बार काउंसिल गुड़गांव में, बार काउंसिल की हैं गुड़गांव में। तो 7800 ही अगर मान के चलें तो गुड़गांव पूरे पंजाब हरियाणा की सबसे बड़ी बार है। इस बार में लॉयर्स को एडजस्ट करने के लिए, बैठाने के लिए आज तक 1 इंच लैंड सरकार ने नहीं दी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए ही मैं आपसे कह रहा था कि एक स्थायी कमेटी, जो चैम्बर बनाने के लिए कमेटी हो, लैंड अलॉटमेंट के लिए कमेटी हो, चैम्बर्स अलॉटमेंट के लिए कमेटी हो, वो एक स्थायी कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर, बार काउंसिल मेंबर्स भी हों और बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज भी हों, ताकि एक क्लियर विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ सके और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। सर, जैसा कि आपके साथ बातचीत हो रही है इस विषय में, ऐसे ही और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बातचीत हमारी हुई थी, तो एक कैंडिडेट का कहना ये था कि जो बार काउंसिल की पारदर्शिता, जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी है, उसको लेकर के जब हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने बोला कि सर फैक्ट्रियां खुली पड़ी हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है? फैक्ट्रियां खुलने का मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस विषय पे ये बात कही कि फैक्ट्री खुली हुई है। मेरा मानना है कि बार काउंसिल पंजाब हरियाणा एक एक पैसा जो है उसका हिसाब होता है। जो पहले तो कैश ट्रांजैक्शंस होती थी कुछ समय पहले नहीं, जब हम लोग बार काउंसिल में पहुंचे थे उस समय कैश ट्रांजैक्शंस होती थी कि पैसा कैश लिया जाता था। लेकिन हमारे समय में हमने इसको टोटल डिजिटलाइज किया, एक भी पैसा कैश ना दिया जाता है और ना लिया जाता है। तो हर चीज का अकाउंटेबिलिटी है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती हैं। कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि सबसे आसान काम होता है एलिगेशन लगाना। जब तक आप कहीं पहुंचते नहीं है, तब जब हम नहीं बने थे तो हमें भी शायद ऐसा लगता था कि बार काउंसिल मेंबर्स क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि काम करने की प्रक्रिया क्या है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अगर कोई भी ऐसी इलीगलिटी हो तो वो सामने आने में समय नहीं लगता। और पिछले 6-7 साल से मैं मेंबर बार काउंसिल हूं, तो मुझे नहीं लगता कि बार काउंसिल के अंदर कोई पैसे का घपला हुआ है। अगर होता तो हमारी नॉलेज में जरूर होता। हमने बात किया अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर के, उनके वेलफेयर को लेकर के, लेकिन जहां हम बात करें लिटिगेंट्स की, तो इसी में अधिवक्तागण का जो पेशा है, इस पेशे में उनका डिसिप्लिन ठीक हो, उनका प्रोफेशनल एथिक्स ठीक हो, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर गाइडलाइंस दी गई हैं और समय समय पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स पर नए लॉयर्स को लेक्चर्स डिलीवर करवाते हैं, सेमिनार्स करते हैं इस विषय पर कि किस तरह से सुचारू रूप से लीगल सिस्टम को चलाया जाए। और जो रेपुटेशन लॉयर्स की किसी समय में होती थी, हमें लगता था कि भाई जो लॉयर है वो एक इतना बड़ा आदमी है कि उससे साथ बात करने से पहले आदमी 4 बार सोचता था। तो उस रेपुटेशन को जो उन्होंने हमें दिया था, उस रेपुटेशन को हम कैरी करते हुए हम आने वाले बच्चों को उसी रेपुटेशन को आगे देके जाएं। ये बड़ा जरूरी है कि प्रोफेशनल एथिक्स हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम लोग जरूर समझाएं। जो हरियाणा के एडवोकेट्स हैं
उनकी लगातार ये मांग रहती है कि हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट हो। उसको लेकर के बार बार आवाज भी उठाई गई है, लोगों ने अपनी बातें भी रखी हैं, एडवोकेट्स ने, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है इसमें बार काउंसिल किस तरह अपनी भूमिका निभा सकती है? देखिए, सच्ची बात कहूंगा तो बार काउंसिल के अंदर हरियाणा से लगभग 14 या 15 एडवोकेट्स हैं और पंजाब से 10 या 11 एडवोकेट्स हैं। आउट ऑफ दीज 25 चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो लॉयर्स हैं वो शायद 16 या 17 हैं। मतलब आउट ऑफ 25 16 और 17 ऐसे हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप किसी भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लॉयर से ये कहेंगे कि हाई कोर्ट का बेंच गुड़गांव जा रहा है तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट वांट कि काम चंडीगढ़ से उठ के गुड़गांव में आए या रोहतक में जाए या पलवल जाए या रेवाड़ी जाए या नारनौल जाए या कहीं भी जाए, चंडीगढ़ से ना उठे। क्योंकि जब तक हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है तब तक वो यहाँ से जाने वाला लॉयर जो है कम से कम 300 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो जाता नहीं, काम यहाँ से चंडीगढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार काउंसिल के अंदर जो आ रही है, मुझे जो आई, जो जब व्हेन आई बिकेम मेंबर बार काउंसिल, तो मेरा पहला जो स्टेटमेंट था जो न्यूज़पेपर में आया था कि आई विल वर्क कि भाई किसी तरह से हाई कोर्ट बेंच साउथ हरियाणा में लाई जाए। लेकिन जब इस विषय पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहला जो अपोजिशन था वो बार काउंसिल मेंबर्स का ही था। अब बार काउंसिल मेंबर्स के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वहां पे कोई डिसीजन लेने के लिए एटलीस्ट आपको 14 लोग आपके साथ चाहिए, तब आप कोई प्रस्ताव पास कर आगे भेज सकते हैं। तो इसके अंदर बड़ा जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम करने वाले लॉयर्स जो हैं जब वहां पहुंचेंगे तो एक ऐसी बार काउंसिल बनेगी जो हाई कोर्ट की बेंच को किसी और जगह लेके जाने की बात कर पाए या उस विषय पर एक समर्थन हासिल कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बार काउंसिल की तरफ से है वो ये है। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो शायद 40% केसेस गुड़गांव और फरीदाबाद मिलकर हाई कोर्ट में भेजते हैं, तो यहाँ बेंच की बहुत बड़ी जरूरत है। सबसे ज्यादा लिटिगेशन यहाँ पर है, सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स यहाँ पर है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन करने वाला शायद यही क्षेत्र है पूरे पंजाब हरियाणा में। तो एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा काम है, जहां के सबसे ज्यादा लॉयर्स को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो उस सारी चीजों को दूर करते हुए गुड़गांव जैसे शहर के अंदर एक हाई कोर्ट बेंच जरूर आनी चाहिए। तो सर, जाहिर सी बात है पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट और दूरी होने की वजह से हरियाणा से लिटिगेंट्स को भी परेशानी होती है, एडवोकेट्स तो खैर होती ही होती है। और आपका कहना है कि वहां पर जो समीकरण बनने चाहिए वो नहीं बन पाते, इसलिए वहां पे प्रस्ताव पास नहीं हो पाता कि हरियाणा में अपना हाई कोर्ट हो। जी, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के मेंबर्स लगभग उतने हो जाते हैं कि आपका प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। तो इसका हम सीधे शब्दों में यही उत्तर समझें कि हरियाणा से अगर अधिक मेंबर्स बनकर जाते हैं वहां पर इलेक्ट होकर के, तभी इसमें बदलाव देखा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि हरियाणा से अधिक मेंबर्स जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेंबर्स हैं, गुड़गांव से मान लो हैं, पलवल से हैं, फरीदाबाद से हैं, रेवाड़ी से हैं, नारनौल से हैं, इन जगहों से, रोहतक से हैं, इन जगहों से अगर लॉयर्स बनकर मेंबर जाएंगे तो ये सब लोग एक जैसी लड़ाई लड़ेंगे कि रोहतक से गुड़गांव 70 किलोमीटर है, नारनौल से 100 किलोमीटर है, पलवल से 50 किलोमीटर है, फिरोजपुर झिरका से 100 किलोमीटर है। तो गुड़गांव एक ऐसा सेंटर है कि साउथ हरियाणा के जितने ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर इनको बेंच गुड़गांव में मिलती है तो वो सारा कवर करता है 100 विदिन किलोमीटर, 100 किलोमीटर मैक्सिमम। तो ऐसी स्थिति में हु विल नॉट प्रेफर कि 250 या 300 किलोमीटर जाना पड़े, उसकी बजाय 100 किलोमीटर पे आपको सारी चीजें मिल जाए। तो अगर इस तरह की कोई बनती है रणनीति और उसमें हमारा साथ दूसरे लोग भी दें, तो फिर बार काउंसिल इस प्रस्ताव को पास कर इस काम के लिए चालू हो सकती है। सर, ऐसे प्रश्न हमने वहाँ के जो कंटेस्टिंग मेंबर्स हैं उनसे किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ की बार भी अलग बनेगी। कहाँ की बार? हरियाणा की बार अलग बनेगी, पंजाब की अलग बनेगी, जो बार काउंसिल है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वजह भी है कि यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं आ पा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली 2 हाई कोर्ट्स की डिमांड नहीं है ये डिमांड है हाई कोर्ट बेंच की, हरियाणा के अंदर गुड़गांव जैसे शहर के अंदर एक हाई कोर्ट बेंच लाने की। अगर 2 हाई कोर्ट्स की डिमांड है, वो डिमांड तो सरकार के हाथ की बात है, ये लॉयर्स मांग रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक लेवल का डिसीजन है। इस डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखना है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी देखना है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है। हम इसमें डिमांड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन लोगों के क्या प्लान्स हैं उस पर भी देखना है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ जब तक हाई कोर्ट एक है तब तक हम तीनों एक हैं।
और मैं चाहता हूं कि एकता में ही संगठन में शक्ति है, तो हम सब साथ रहें, सारे भाई एक साथ रहें, बेंचेस बने। ऐसा ही जवाब जो पंजाब के मेंबर थे उनके द्वारा भी सुनने को मिला था। हालांकि ठीक है, ये अभी वोटिंग का टाइम चल रहा है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं वोटिंग के हिसाब से जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं जवाब जो आप पूछ रहे हैं उसका क्लियर जवाब दे रहा हूँ, बिना लाग लपेट के। तो सर, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं क्या? हालांकि प्रयास काफी समय से चल रहा है और फिजिकल बेंच बैठने में हो सकता है यहाँ पर समय लगे, तो उससे पहले क्या डिजिटल बेंच की भी व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, कहने को अच्छा लगता है डिजिटल, अदरवाइज जो फिजिकल अपीयरेंस है, अगर किसी लॉयर से बात करेंगे तो एवरीवन विल प्रेफर कि जो फिजिकल अपीयरेंस में आंख से आंख मिलाकर बहस करने का मजा है ना, वो डिजिटल में नहीं है, क्योंकि सामने वाला उतना सुनता है जितना उसको सुनना होता है, बाकी चीजें नहीं सुनता है। तो डिजिटल की बजाय अगर फिजिकल बेंच हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी समय डिजिटलाइजेशन का है, लोग इस चीज को, टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं, पर मैं अपनी जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपको बता रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन से बेटर फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट्स के अंदर मैन टू मैन, आंख में आंख डालकर बात करने की। तो सर, डिजिटलाइजेशन की बात हमने की, तो इसी कदम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हम चैम्बरों की भी बात कर रहे थे, एडवोकेट्स को चैम्बर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ई कमेटी बनाई है और वो ई कमेटी कोर्ट्स को डिजिटल करने के लिए सारे काम कर रही है। इसी में फाइलिंग, ई कोर्ट्स का जो सर्विसेज हैं वो भी दी जा रही है। तो उन सर्विसेज का लाभ जो अधिवक्तागण हैं, वो जब तक उनके पास चैम्बर नहीं है, जब तक उनके पास डिजिटल फैसिलिटीज नहीं है, तब तक वो उस प्रक्रिया में ढल नहीं सकते। तो इसके लिए बार काउंसिल उनको सुविधाएं देने के लिए और उनकी व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता है, जिससे वो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के तहत जो है अपने फील्ड को, अपने पेशे को बढ़ा सके? ये जो डिजिटलाइजेशन जो कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, जो ई कोर्ट्स की व्यवस्था हो रही है, जो ई फाइलिंग की व्यवस्था हो रही है, इस सब में बार काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नमेंट का, हायर जुडिशरी का, हाई कोर्ट का, इनका इन्वॉल्वमेंट है। फंड्स देना होता है स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो लागू करना होता है या जो अलाउ करना होता है या रूल्स बनाने होते हैं, वो बनाने होते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को। तो इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वहां से ये हायरार्की चलती है, ऊपर से ऑर्डर्स पास होते हैं कि ये चीजें चाहिए, और उसके अंदर बार काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट, अगर हायर जुडिशरी बार काउंसिल से कोई हेल्प मांगती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। तो सर, ये जो सर्विसेज हैं, ये तो कोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के थ्रू किए जा रहे हैं, वो तो कोर्ट्स अपने प्रोसेस को, अपने प्रोसीजर को डिजिटलाइज कर रहा है, लेकिन अधिवक्तागण जो है उसके साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कैसे उस डिजिटल प्रोसीजर के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं? उसके लिए तो बार काउंसिल ही जिम्मेदार है। तो बार काउंसिल एडवोकेट्स के लिए ऐसा क्या कर सकती है, क्या उनके विचार हैं डिजिटल इंडिया के तहत जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको लेकर के? एडवोकेट्स आर कॉम्पिटेंट एनफ। गुड़गांव जैसे शहर में, वैसे हर जगह ही अब जो लॉ की एजुकेशन है वो भी बड़ी डिफरेंट हुई है। आज की डेट में बिना कंप्यूटर्स के, बिना लैपटॉप के, बिना इंटरनेट के कोई भी लॉयर सक्सेसफुल नहीं है। आज की डेट में एआई चल रहा है, आज की डेट में आप सारी चीजें नेट से कर रहे हैं, प्रिंटिंग कम हो गई है, लेकिन फिर भी बार काउंसिल सिर्फ जो गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो टाइमली इशू की है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लॉयर्स को अपडेट करना, उनकी मदद करना, ये बार काउंसिल का काम है और बार काउंसिल उसको समय समय पर करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जब कोरोना के समय में, जब प्रैक्टिस चल रही थी और कोर्ट्स के अंदर लोग नहीं जाते थे, तो घर बैठ के भी लोगों ने वकालत की। जो एकदम से अडॉप्ट किया गया प्रोसेस था, उस प्रोसेस को लॉयर्स ने बखूबी अडॉप्ट किया और बखूबी निभाया। लेकिन उस एक्सपीरियंस को अगर आज हम लोग शेयर करें तो वो एक्सपीरियंस तो ठीक था कि भी कोरोना का समय था, अदरवाइज एवरीवन वांट्स के फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, अपीयरेंस फिजिकल हो, बाकी चीजें डिजिटलाइज हो जाए। जैसे ई फाइलिंग है, सारा रिकॉर्ड जो हो, ये पेपर में जो सब कुछ चल रहा है, पेपर की बजाय सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाए। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब एक एडवोकेट उसको अगर डिफरेंट कोर्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें तो पटौदी, सोहना और गुरुग्राम है, वहां पर लगभग सभी एडवोकेट्स और सभी कोर्ट्स को देखते हैं, सब डिविजनल कोर्ट्स को भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी। ऐसे में उनको असुविधा होती है ट्रैफिक की वजह से, थोड़ी दूरी होने की वजह से। वो अगर सेम डे में दोनों कोर्ट्स में केसेस लगे हैं तो वो उसको अटेंड करने में असमर्थ रहते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने चैम्बर में बैठ करके, कई वकीलों की ऐसी मांग है कि जैसे वर्चुअल कोर्ट की फैसिलिटी है, अपने चैम्बर से बैठ करके वो पटौदी, सोहना, गुरुग्राम, यहाँ तक कि वो हरियाणा में किसी भी कोने से या फिर पूरे भारत में किसी भी कोर्ट की हियरिंग अटेंड करना चाहें तो कर सकें। इसके लिए उनको सुविधा मिल सके अपने चैम्बर से ही।
इसके बारे में बार काउंसिल क्या कोई कदम उठा सकता है? नहीं, आज की डेट में लॉयर्स इसको कर रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट में अगर कोई केस है तो गुड़गांव में बैठ के भी हाई कोर्ट के अंदर केसेस को लोग अटेंड कर रहे हैं, उनको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से कोर्ट्स के अंदर, लोअर कोर्ट्स के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रहा है कि लोअर कोर्ट के अंदर भी वो फैसिलिटीज आए कि लोग अपने चैम्बर में बैठ के भी बहस कर पाए। लेकिन मैं फिर दोबारा से वही बात कहूंगा कि जो लॉयर्स ये चाहते हैं कि वो अपने चैम्बर में बैठ के इसको करें, तो उनको ये सुविधाएं हाई कोर्ट तो दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है, लेकिन अभी लोअर कोर्ट्स उतनी हर जगह नहीं ऐसी फैसिलिटीज आई हैं। तो आने वाले समय में ये फैसिलिटीज आएंगी। जो लोग अपने चैम्बर में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अपने चैम्बर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आज भी सीनियर लोग जो हैं या जो बाकी मेन लोग जो हैं, उन लोगों को मुझे लगता है कि फिजिकली ही प्रैक्टिस करना बेटर है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो अपने विटनेस से पूछ रहे हैं वो आप अगर मोबाइल पे, लैपटॉप पे पूछेंगे तो एक अलग बात है, जब सामने आंखों में आंखें डालकर पूछेंगे एक अलग बात है, जब आप बहस करेंगे आंखों में आंखें डालकर बहस करेंगे वो एक अलग बात है, और जब आप लैपटॉप में बहस करेंगे तो किसी ने जितना सुनना है, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि किसने क्या करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, हाई कोर्ट भी कोशिश कर रहा है, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसिलिटीज सारी कोर्ट्स में हो कि लोग अपने चैम्बर में बैठ के बहस भी कर पाए, सारे काम कर पाए। सर जो यंग एडवोकेट्स हैं उनकी अधिकतर हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, जैसे लॉ फाइंडर है, इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम साइटेशन को सर्च करते हैं और किसी भी केस की तैयारी करते हैं, तो उनको ये सॉफ्टवेयर अफोर्ड करने में काफ़ी समस्या आती है। हालांकि जो पुराने एडवोकेट्स हैं उनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहती, वो इस सॉफ्टवेयर को अफोर्ड कर सकते हैं। यंग एडवोकेट इसका लाभ उठा सके उसके लिए क्या बार काउंसिल ऐसी कोई सुविधा दे सकता है? लॉ फाइंडर जैसे सॉफ्टवेयर को खरीदना ना पड़े और ऐसी सुविधाएं उनको निःशुल्क बार काउंसिल के माध्यम से उपलब्ध हो सके। बार काउंसिल समय समय पर हर बार एसोसिएशन के अंदर लॉ फाइंडर्स देती है। सिर्फ उनको जो हर साल रिन्यू कराना होता है। लॉ फाइंडर्स पिछले टर्म में, पिछले जो हमारे चेयरमैन थे उनके टाइम में लगभग 200 लॉ फाइंडर्स अलग अलग बार एसोसिएशंस को दिए गए, ताकि जितने भी एडवोकेट्स हैं वो अपनी ई लाइब्रेरी के अंदर बैठकर ये सारी चीजें आराम से एक्सेस पा सकें और उन्हें यूज कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि बार काउंसिल नहीं कर रही है। बार काउंसिल अपना जो काम है वो समय समय पर कर रही है। किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, मान लो हमने लॉ फाइंडर दे दिया साल भर के लिए, मान लो 25-30 हजार रुपए एक बार एसोसिएशन को हमने 3 लॉ फाइंडर दे दिए, मान लो ₹1,00,000 बार काउंसिल ने दिया, उस लॉ फाइंडर को अब आगे रिन्यू कराना, कम से कम वो काम तो बार एसोसिएशन को करना चाहिए। तो उस काम के लिए भी देखना पड़ेगा कि कितनी मदद हम और कर सकते हैं। सर एडवोकेट प्रोटेक्शन को लेकर के हमारी बातचीत हुई, तो इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा। जिस प्रकार अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो बार काउंसिल है उसका रुख है, कहीं पर कई स्टेट्स में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू भी हो चुका है। क्या वजह रही कि पंजाब हरियाणा में लागू होने में इतना समय लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि कितना समय और लग सकता है इसको लागू करवाने में? मैं कहूंगा कि सरकार की निष्क्रियता रही। दो चीजें हैं, दो चीजों में सरकार लॉयर्स के साथ खड़ी हो सकती थी। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा लॉयर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस टाइम कोरोना का समय आया, यूपी गवर्नमेंट ने, जहां तक मुझे याद है, जो मैंने अखबारों से पढ़ा है, जो मुझे मीडिया से जानकारी मिली, 200 करोड़ रुपए शायद योगी बाबा ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दिया था लॉयर्स की मदद करने के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा को 1 पैसे की मदद नहीं की थी उस कोरोना के समय में। दूसरी बात, दिल्ली गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए का फंड बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को देने की बात कही थी। एक लेटर मैंने देखा था, उसके अंदर था ऐसा, जिसके थ्रू ये था कि लॉयर्स के इंश्योरेंस का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लॉयर्स का, लॉयर्स की फैमिलीज का हो, और उसका प्रीमियम जो है उस 50 करोड़ रुपए के फंड से दिया जाए। अगर बच जाए तो अगले साल उसको एड ऑन किया जाए, अगर कम पड़े तो सरकार उसका और दे। ऐसा प्रोविजन दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, नहीं पता मुझे कि उनकी क्या कारण रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, लेकिन जो काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट को लॉयर्स के इंश्योरेंस की पॉलिसी के जो भी फंड्स दे सकती थी वो देने चाहिए थे। स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे वाले काम भी करने चाहिए थे। तो सरकार को कई सारे कामों के लिए याद दिलाना पड़ता है, तो ऐसे में ही बार काउंसिल के मेंबर्स अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं कि सरकार पर इस बात का दबाव पड़ सके और सरकार इस विषय में सोच करके अपना बजट पास करके अधिवक्ताओं के बारे में काम कर सके? स्टेट गवर्नमेंट को टाइम पे रिमाइंड कराना ये हमारा काम है। हमने पिछले जो खट्टर साहब थे उनको भी बार काउंसिल के अंदर बुलाया था किसी प्रोग्राम में, और नायब सिंह सैनी जी को भी बुलाया था,
और उनको अपनी समस्याओं से अपडेट भी कराया था, लॉयर्स की समस्याओं से अपडेट भी कराया था। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने किस तरह से लॉयर्स को लेना है। मेरा मानना है कि 1 लाख लॉयर्स जो हैं, लगभग 1 लाख हरियाणा के अंदर हैं। 1 लाख लॉयर्स की फैमिलीज का मतलब हो गया कम से कम 5 लाख लोग। लॉयर्स के साथ कम से कम 5-7 लोग जुड़े भी, फैमिलीज जुड़ी भी होती हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, जिनके साथ चलते हैं। लॉयर्स अपनी वाणी से किसी भी इलेक्शन को बदल सकते हैं। उनको गवर्नमेंट ने शायद उस हिसाब से देखा नहीं है लॉयर्स को, और लॉयर उन्हें चाहिए कि 1 लाख लॉयर्स के साथ खड़े हों, क्योंकि लॉयर्स एक ऐसी कम्युनिटी है, सभी लोग संपन्न नहीं होते, सभी लोग वेल टू डू नहीं होते, उनको जरूरत पड़ती है। हो सकता है कुछ लॉयर ऐसे हों जो ये भी कह दें कि हम सरकार जो हमें पैसा दे रही है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप अपना इंश्योरेंस करा लेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उस इंश्योरेंस की जरूरत है। तो सरकार को इन सब पॉलिसीज को देखना चाहिए कि 1 लाख लॉयर्स की मदद कर कर आप क्या कमाने वाले हैं। वोट वाइज कह रहा हूं मैं कि वो क्या कमाने वाले हैं, और अगर नहीं सोचते हैं तो लॉयर्स आगे सोचेंगे उनके बारे में, ऐसा थोड़ी है। तो सर, हमने काफी सारी बातचीत आपसे की। इस दौरान अगर कोई बात हमसे छूट गई हो, हालांकि हमने अधिवक्ताओं के वेलफेयर को लेकर के लगभग सभी प्रश्न किए हैं, तो सर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न छूट गया हो जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? ये बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसमें क्या छूट गया, क्योंकि तैयारी आप करके आए हुए हैं कि आपने मुझसे क्या पूछना है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैंने ये सोचा नहीं कि मुझे क्या क्या जवाब देने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि छूट गया है तो आप याद करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको जवाब दूंगा, दोबारा से इंटरव्यू दूंगा, कोई बात नहीं। सर, मुझे लगता है कि सारी चीजें लगभग कवर हो गई हैं, और आप दोबारा से इस फील्ड में, इस चुनाव के दौर में, चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो आपके कुछ ना कुछ विजन जरूर होंगे, जैसा कि आपने बताया। तो सर, अंत में कोई संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को, अधिवक्तागण को देना चाहते हो हमारे माध्यम से? मैं सभी से ये उम्मीद करूंगा कि जो लीगल प्रोफेशन है बहुत पायस प्रोफेशन है, इस पवित्र प्रोफेशन को पवित्र ही रहने दिया जाए और सोच समझकर निर्णय लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, मैच्योर लोगों को और अच्छे लोगों को आप चुनकर भेजें, ताकि आपको जब समस्याएं हों तो वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों। ये प्रोफेशन एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। आपका एक्ट और आपका कंडक्ट, सारी चीजें एक एक आदमी वॉच करता है, हर लोग देखते हैं। जब एक लॉयर किसी गलती को करता है तो सारा समाज, पूरा देश, सारे देश के लॉयर्स को देखता है कि ये गलती सब लॉयर्स ने की है। जब कोई आप एक अच्छा काम करते हैं, कोई लॉयर एक अच्छा काम करता है, तो उसकी तरफ पूरा देश, पूरा समाज इस तरह से देखता है कि इन लॉयर्स ने ये अच्छा काम किया है, और उसका क्रेडिट सबको मिलता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छे बने, अच्छे नागरिक बने, और अच्छे लोगों को चुनकर आप भेजें। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाल करके हमें अपना समय दिया, और अपने विचारों के बारे में, अपने मैनिफेस्टो के बारे में, अपने एजेंडा के बारे में अधिवक्ताओं को बताया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो सर के थे आप तक पहुंचे हैं। तो अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप सर के निवेदन और सर के काम को देखते हुए अब क्या निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।